अब हम चर्चा करेंगे हिंदी कवि, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता, राजनीतिज्ञ और भारत के 11वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मैरी क्रिसमस को 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। याद रहे कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में 25 दिसंबर को अटल जी के जो जन्म दिवस है उस दिन गुड गवर्नेंस डे या हम कह सकते हैं सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम कृष्णा देवी और इनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। इनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक शिक्षक थे और वे आगरा के पास बटेश्वर के मूल निवासी थे। अटल जी की शिक्षा दीक्षा ग्वालियर और कानपुर में हुई। ग्वालियर के MLB कॉलेज जिसे आजकल हम कहते हैं उसका पूर्व नाम विक्टोरिया कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने BA किया था। अटल जी को एक पत्रकार के रूप में हम देखें तो उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, वीर अर्जुन, स्वदेश जैसे समाचार पत्रों के संपादक का दायित्व निभाया था। अटल जी की राजनीतिक गतिविधियों की हम चर्चा करें, अगर इन उपलब्धियों पर प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और वे जेल गए। वे जनसंघ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंघ पार्टी की स्थापना 21 अक्टूबर सन 1951 को दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। अटल जी प्रारंभ से ही जनसंघ पार्टी से जुड़े रहे। वे वर्ष 1968 से लेकर 1973 तक जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अटल जी वर्ष 1957 में पहली बार बलरामपुर, जो यूपी में पड़ता है, यूपी का इलाका है, बलरामपुर से लोकसभा सदस्य बने थे। अटल जी जनसंघ संसदीय दल के नेता रहे। वे राज्यसभा सदस्य रहे वर्ष 1957 से लेकर 1977 तक। इसके अलावा राज्यसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष रहे। लोकसभा की लोक लेखा समिति की वे अध्यक्ष रहे। और जब इंदिरा गांधी जी ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की, याद रहे कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हुई और 26 जून 1975 को इसे लागू किया गया, तब बड़े पैमाने पर जब विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आपातकाल में जेल गए थे। और जब आपातकाल यानी इमरजेंसी हटी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, तो मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री रहे वर्ष 1977 से लेकर 1979 तक। और इसी दौरान 4 अक्टूबर सन 1979 को अटल जी ने विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय बने थे। जब जनता पार्टी टूट गई और जनता पार्टी का एक धड़ा BJP के रूप में बना, तो BJP की जो स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को बम्बई में, तो BJP के संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पद पर 1980 से लेकर 1986 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। प्रथम बार 16 मई से 1 जून 1996 तक, यह 13 दिन तक ही सरकार बना पाए हो। दूसरी बार वे 19 मार्च 1998 से लेकर 13 अक्टूबर 1999 तक। और तीसरी बार उन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक। इनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटना हुई। अब हम उन पर चर्चा करते हैं। उन महत्वपूर्ण घटना में से एक है भारत सरकार द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट करना, यानी परमाणु परीक्षण करना। अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे प्रधानमंत्रित्व काल में 11 मई और 13 मई वर्ष 1998 में ऑपरेशन शक्ति नाम से, इसे शक्ति 98 भी कहा जाता है, के नाम से 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और उनमें हम आपको बता दें कि परमाणु
बमों के अलावा एक जो परमाणु जो बम था वो हाइड्रोजन बम था। इसे थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी कहा जाता है। और चूंकि 11 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए इसका एक और कूट नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्ध, यानी बुद्ध मुस्कुराए। और इसी समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। और फैसला हुआ कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये परमाणु जो परीक्षण है ये तकनीकी आधार पर यानी टेक्नीशियन द्वारा ही किए गए थे, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की गई 11 मई को। अटल जी ने पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल करने हेतु दिल्ली से लाहौर बस सेवा यात्रा भी प्रारंभ की थी। यह सेवा उन्होंने 19 फरवरी, याद रहे 19 फरवरी 1999 को प्रारंभ की गई थी। यह बस सेवा का नाम था सदा ए सरहद। सदा ए सरहद नाम से यह बस सेवा उन्होंने प्रारंभ की, लेकिन दुर्भाग्य से इस सेवा के मात्र 3 महीने बाद ही करगिल युद्ध छिड़ गया। इस दिल्ली से लाहौर बस सेवा के पहले यात्री भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ही बने थे। अब हम चर्चा करते हैं करगिल युद्ध के बारे में। करगिल युद्ध अटल जी की ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। करगिल युद्ध मई से लेकर जुलाई 1999 तक चला। 26 जुलाई को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय, इसका नाम था, करगिल युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय, उसे पूर्ण किया। इंडियन आर्मी ने उस दिन यानी 26 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था, अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया था और इस युद्ध को समाप्त किया गया था। इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक थे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ, और उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। अटल जी ने विनिवेश मंत्रालय की स्थापना भी की थी। अटल जी का मानना था और वे इसके समर्थन में रहे कि बिजनेस में सरकार का जो रोल है वो कम से कम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार में अलग से एक विनिवेश मंत्रालय की यानी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री की स्थापना की, और भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले विनिवेश मंत्री बनाए गए। और इसमें सबसे जो अहम फैसला हुआ, भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी वाल्को और हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड में विनिवेश का था। अटल जी के शासनकाल में शिक्षा और सड़क के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शिक्षा और सड़क के क्षेत्र में एक क्रांति सी आई। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो स्कूल चले हम, सब बढ़ें सब पढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम कह सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम था अटल जी के समय शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम सड़क के क्षेत्र में चर्चा करते हैं तो गोल्डन कॉरिडोर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, इसके तहत जो है चारों महानगरों को 4 लेन से जोड़ा जाना था। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आज गांव में संचार का एक माध्यम बनी और संपर्क का एक बड़ा माध्यम बनी, तो इसके लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय दिया जाता है। अटल जी भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। याद रहे कि प्रथम गैर कांग्रेसी जो सरकार बनाई थी वो मोरारजी देसाई जी ने बनाई थी वर्ष 1977 में, लेकिन मोरारजी देसाई जी की पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, जिन्होंने बाद में जनता पार्टी बना ली थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी कांग्रेस से नहीं जुड़े। हम देखते हैं कि वे जनसंघ में थे, फिर जनता पार्टी में थे और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। इस तरीके से प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का जो है श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। अब हम अटल जी की साहित्यिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। उनकी प्रथम रचनाएं या पुस्तकें, उनमें से एक है कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, मेरी 51 कविताएं, मेरी संसद यात्रा,
ताजमहल। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी, जिसमें ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के शोषण का चित्रण दिखाया गया, दर्शाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी सौम्यता के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे। वे संसद में बड़े सौम्यता और धीरता, गंभीरता के साथ पेश आते थे। इसलिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य का प्रधानमंत्री कहा था, और यह उनकी जो भविष्यवाणी है सच सिद्ध हुई। उनके भाषण लाजवाब और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अब हम उनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो अटल जी को वर्ष 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1994 में उन्हें गोविंद बल्लभ पंत सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रहे कि गोविंद बल्लभ पंत जो सम्मान है सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 2014 में जो मोदी सरकार आई, उन्होंने अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु 16 अगस्त सन 2018 को हुई और उनके समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। सदैव अटल जो उनका समाधि स्थल है अटल जी का, वह राजघाट के पास शांतिवन में स्थित है, दिल्ली में। यह है अटल जी के बारे में इंग्लिश में चर्चा है। अब हम चर्चा करेंगे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के बारे में। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू भारत के प्रसिद्ध कानूनविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे महान देशभक्त और कट्टर गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 17 जून 1987 को जावरा रियासत जो रतलाम में है वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित त्रिभुवन काटजू था, जो जावरा जो रियासत है उसके राजस्व मंत्री यानी हम कह सकते हैं वित्त मंत्री या दीवान रहे थे। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे, जो बाद में जावरा रियासत में आकर बस गए थे और यहीं पर डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू का जन्म हुआ था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कश्मीरी मूल का ब्राह्मण भी हमारा मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास रहे। नेहरू जी ने ही उनकी काफ़ी पॉलिटिकल कैरियर में मदद की थी। कश्मीरी पंडित का कनेक्शन तो था ही दोनों के बीच में। इसके अलावा इनके पिता और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक साथ वकालत किया करते थे और ये भी जवाहरलाल नेहरू के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे। ये कनेक्शन आगे चलकर बहुत काम आया था। अब हम डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक उपलब्धि में देखते हैं हम तो ये देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। सर्वप्रथम हम देखते हैं इलाहाबाद लॉ जर्नल, जो एक इलाहाबाद से एक लॉ मैगजीन थी, उसके संपादक रहे। वर्ष 1933 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों का इन्होंने बचाव किया था। अब ये मेरठ षड्यंत्र केस क्या है इसके बारे में आप जानें। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस जो है ये 1929 से 1933 तक चला था। इसे समझें। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मार्च 1929 को 33 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। 16 जनवरी 1933 को इस केस का फैसला आया, जिसमें मुजफ्फर अहमद जो प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे, मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सज़ा हुई और 27 अन्य अभियुक्तों को भी सश्रम कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, M.G. छागला, M.A. अंसारी इत्यादि ने पैरवी की थी।
इस केस के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। इसके अलावा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उनको पत्र लिखकर इन्हें छोड़ने की गुहार लगाई थी। गांधी जी भी स्वयं जेल में बंद अभियुक्तों से मिलने गए थे, परंतु ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर टस से मस नहीं हुई। जुलाई 1934 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट दल पर प्रतिबंध लगाकर उसे अवैध घोषित कर दिया। ये घटना मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। तो हम देख रहे हैं कि मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को बचाने में भी, उनकी पैरवी करने में भी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है चुनाव हुए थे, उनमें इलाहाबाद नगर पालिका के जो मेयर हैं, अध्यक्ष हैं, 1935 से 1937 तक वे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू रहे। 17 जुलाई 1937 को जो गोविंद बल्लभ पंत की कैबिनेट में संयुक्त प्रांत के कानून और न्याय और संसदीय मामलों के वे मंत्री बने गए। संयुक्त प्रांत का मतलब है यूपी और अवध के क्षेत्र को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और उस प्रांत के कानून और न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू को ही बनाया गया था। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने गांधी जी के आह्वान पर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और वे जेल गए। उन्होंने 1945 में दिल्ली में INA ट्रायल में आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों का बचाव किया। वे इसमें एक प्रसिद्ध वकील बनकर उभरे थे। अब ये INA ट्रायल क्या है, इसके बारे में आप जानें। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारियों और सैनिकों को अंग्रेज़ों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया था। इन गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज़ सरकार ने दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से 11 नवंबर तक एक मुकदमा चलाया। इस मुकदमे को ही INA ट्रायल कहा जाता है। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त थे कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लन, मेजर शहनवाज। कांग्रेस ने भी इनको बचाने के लिए एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति की स्थापना की थी फूला भाई देसाई के नेतृत्व में, जो प्रसिद्ध उस जमाने के प्रसिद्ध वकील थे। और इनके साथ देने के लिए आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली। इन लोगों ने ज़बरदस्त दलीलें दी, लेकिन इन जो तीन मुख्य अभियुक्त थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनकी दलीलें काम नहीं आई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड बेवल ने अपनी विशेष अधिकारों का प्रयोग कर इनके मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि INA ट्रायल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने। उन्होंने वकीलात के रूप में उनका काफ़ी पक्ष रखा था। भारत की आज़ादी के बाद वे उड़ीसा के राज्यपाल रहे वर्ष 1947 से 1948 तक, और उसके बाद वे बंगाल के राज्यपाल बनाए गए वर्ष 1948 से 1951 तक। वर्ष 1951 में वे मंदसौर से लोकसभा के चुनाव के लिए चुन लिए गए। लोकसभा के इलेक्शन में वे जीत लिए गए। याद रहे, लोकसभा का पहला चुनाव तो 1952 में हुआ था, लेकिन ये 2 चरणों में हुआ था। पहला जो चरण है वो 1951 में पूरा हुआ था, और 1951 में जो मंदसौर से लोकसभा सीट की, उसके लिए डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू निर्वाचित हुए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वर्ष 1951 से 1952 तक वे देश के कानून मंत्री रहे। याद रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद वे कानून मंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे। 5 नवंबर 1951 से 13 मई 1952 तक वे देश के कानून मंत्री रहे। उसी दौरान उन्हें भारत का गृह मंत्री भी बना दिया गया।
5 नवंबर 1951 से 10 जनवरी 1955 तक वे भारत के गृह मंत्री रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके बाद जो है दूसरे गृह मंत्री सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया और तीसरे जो गृह मंत्री हैं वे डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ही थे और इनके बाद भारत के गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया। वर्ष 1955 से 1957 तक वे देश के रक्षा मंत्री रहे। देश के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर को बनाया गया। 1952 से लेकर 1953 तक अयंगर जी देश के रक्षा मंत्री रहे। उसके बाद कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू 1953 से लेकर 1955 तक जवाहरलाल नेहरू ने जो है रक्षा मंत्री का दायित्व संभाला। उसके बाद डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को 1955 से लेकर 1957 तक 2 वर्षों तक रक्षा मंत्री का दायित्व सौंपा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को मध्य प्रदेश का तीसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। 1957 से लेकर 1962 तक वे इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष 39 दिन रहा और जो सबसे महत्वपूर्ण वह यह है कि वे मध्य प्रदेश के प्रथम पूर्णकालिक मुख्यमंत्री रहे जिसने पूरे 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया था, यानी एमपी का प्रथम फुल टाइम सीएम जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया हो। अब हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वे थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। उनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक रहा, यानी लगभग वो 2 महीने तक उन्होंने शासन किया। उनके बाद डॉक्टर जो भगवत राव अन्नाभाऊ मंडलोई जी मुख्यमंत्री बनाए गए जो 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक, यानी लगभग कहें हम कि लगभग उन्होंने जो है 29 दिन मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था। उसके बाद जो तीसरे मुख्यमंत्री आए वे थे डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जो 31 जनवरी सन 1957 से 14 अप्रैल 1957 तक रहे। उसके बाद 15 अप्रैल 1957 से लेकर 11 मार्च 1962 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था। मध्य प्रदेश में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस तो विजयी हो गई, परंतु मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जावरा से अपनी सीट नहीं बचा पाए और जावरा से उन्हें लक्ष्मी नारायण पांडे ने हराया जो बाद में लोकसभा स्पीकर भी बने थे। इनके लिए फिर एक सीट खाली की गई नरसिंहगढ़ से और उसमें ये विजयी हुए। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कहते हैं कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ही इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, इसलिए ये अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू का निधन 17 फरवरी 1968 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे हम कहते हैं प्रयागराज में हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूपी के कानून मंत्री से लेकर देश के कानून मंत्री तक, उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल से लेकर मध्य प्रदेश के प्रथम फुल टाइम मुख्यमंत्री बनने तक उनकी राजनीतिक यात्रा बड़ी ही रोचक रही। 17 फरवरी 1968 को प्रयागराज में इस महान देशभक्त का निधन हो गया। भारत सरकार ने वर्ष 1987 में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। यह डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के बारे में इंग्लिश में जानकारी है।
याद रहे कि पहली बार वे 1951 में मंदसौर से लोकसभा का चुनाव जीते थे और परितोष के रूप में 1951 में पहली बार ही उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया था। यूनियन लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड सीएम ऑफ एमपी इत्यादि सभी पदों पर वो रहे थे।